नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान अध्याय 5 के भाग 2 समकालीन दक्षिण एशिया। आज हम कुछ और दक्षिण एशिया की जो राज्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी राजनीति की अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और भारत के इन देशों के साथ संबंध के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल के साथ भारत के ओपन फ्री बॉर्डर्स भी हैं और किस तरीके से नेपाल की पूरी हिस्ट्री रही है। अतीत में नेपाल किस तरीके का राज्य था? नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और फिर आधुनिक काल में कई सालों तक जो है यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र रहा। तो इसी दौर में, जो ये संवैधानिक राजतंत्र के दौर में, नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज उठाते रहे, लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर जो है पूरा नियंत्रण उस समय कर लिया और नेपाल में जो डेमोक्रेसी की जो राह थी, लोकतंत्र लाने की जो राह थी, वो अवरुद्ध हो गई। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की चपेट में आकर 1990, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल है नेपाल के लिए, जब 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली गई और 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच में एक हिंसक लड़ाई उस समय छिड़ गई। 2002 एक ऐसा साल रहा जब राजा ने संसद को पूरी तरीके से भंग कर दिया और सरकार को, जो गवर्नमेंट थी, उसे वहां से गिरा दिया। तो जो इस तरीके से देखा गया कि नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए और राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था और नेपाल में लोकतंत्र, जो कि हम जो बात करते हैं आमदब, लगभग मुकम्मल हुई है। नेपाल का जो संविधान है, नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखने के लिए वहां संविधान सभा का गठन हुआ और एक बहुत ही लंबी अवधि तक जो है नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो ये जो माओवादी समूह है, इसने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली और 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। और वहीं पर फिर वो साल आया, यानी 2015, जब नेपाल ने अपने नए संविधान को अपनाया। नेपाल की अगर बात करी जाए, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी कई स्टेट्स के साथ नेपाल के बॉर्डर जुड़े हुए हैं और नेपाल जो है, अगर देखा जाए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में पड़ता है, तो भारत के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए ये देश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे है। जिस तरीके से अगर आप हिमालयन रेंज की बात करें, रिवर्स की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेपाल और भारत को जोड़ती हैं। वहीं पे अब अगर हम बात करें और जिस तरीके डेमोक्रेसी नेपाल में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी अगर साउथ एशिया की हम बात करते हैं, वहां पे नेपाल एक ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे लोकतांत्रिक गणराज्य ये यहाँ पे बना हुआ है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ही देश की, जो कि हमारी एक नेबरिंग स्टेट है और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे यहाँ पे श्रीलंका की। देखिए, श्रीलंका के साथ जो भारत की जो कनेक्टिविटी है, अगर हम बात करें जिस तरीके से वाटर बॉडीज हम शेयर करते हैं, यहाँ पे हमें जानना होगा कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दोनों देशों के बीच में बने रहते हैं। दोनों देशों के बीच में अग्रीमेंट्स है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स आई और गई हैं श्रीलंका में, लेकिन एक रिलेशंस में स्टेबिलिटी हमेशा भारत और श्रीलंका ने बनानी चाहिए। आजादी यानी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में एक लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को जो है जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है और जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बना दिया जाए। तो ये जो मांग है, जिसे हम बोलते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, तो श्रीलंका में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कई बार इस तरीके से बढ़ जाते हैं कि भारत और श्रीलंका के लिए उन्हें काबू करना मुश्किल आन पड़ता है।
अब हम बात करेंगे दो ऐसी कम्युनिटीज की जो कि श्रीलंका में एग्जिस्ट करती हैं और दोनों ही एक तरीके से अपना जो दबदबा है श्रीलंका में बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट आता है सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के बीच में। तो सिन्हाना कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ये वो कम्युनिटी है जो श्रीलंका को बिलोंग करती है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया श्रीलंका को, कुछ ऐसे तमिलियंस भी थे जो भारत से श्रीलंका गए। तो ये वो टी एंड रबर प्लांटेशन के वर्कर हैं और इनकी जो माइग्रेशन है वो इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी टाइम तक चलती रही। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ बैठा है श्रीलंकन की जो सिन्हाला कम्युनिटी है और दूसरी तरफ जो हमारी तमिलियन कम्युनिटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमेशा से कई बार डायलॉग जैसे रहे, कम्युनिकेशंस रहे हैं कि जो तमिल्स हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं श्रीलंका में, उनके बीच में जो है एक तरीके से एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हो और उसी के साथ साथ जो किसी तरीके की टेंशन वहां ना हो और वहां पर जो उनकी राइट्स हैं उनका पूरा पूरा ध्यान दे। 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई और भारतीय सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच जो रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। तो श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी कर रहा है और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप से नॉर्वे और आइलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देश इधर दोनों पक्षों को फिर से वापस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे थे और तथा सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में जो है पूरी तरीके से को खत्म कर दिया गया। तो दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था और गृह युद्ध में गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश के प्रति व्यक्ति सफल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। वहीं पे अंदरूनी संघर्ष के समझौते को जो झेल कर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम यहाँ पर रखी है। तो पूरे अगर इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, किस तरीके से भारत ने एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF श्रीलंका में भेजा ताकि स्टेबिलिटी आ सके और किस तरीके से लोगों को लगा, श्रीलंका के लोगों को, कि भारत जो है श्रीलंका के निजी मामलों में घुस रहा है। ऐसे में पूरी तरीके से जो रिलेशंस थे उनमें खटास आई। लेकिन भारत ने और श्रीलंका ने अपने रिलेशंस को कई हिस्सों में बनाए रखा है, जैसे कि हम बात करें फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की, और उसी के साथ साथ कई टाइम पर जब सुनामी की बात हम करें या कुछ कोविड-19 के टाइम की हम बात करें तो भारत ने जो श्रीलंका की समय समय पर मदद की। जब हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका डिस्प्यूट्स की, तो जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है यहाँ पे है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का। और यहाँ पे जो इंडियन लीडर्स हैं, सिटीजन्स हैं, कई बार उनके लिए न्यूट्रल रहना काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि तमिल्स जो है एक तरीके से वहां पे जिस तरीके से उनसे बर्ताव किया जाता है वो भी एक चिंता का जो एक विषय यहाँ पे बना हुआ है। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1987 के बाद जो पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट है श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स को लेके बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है क्योंकि श्रीलंका एक हमारी नेबरिंग स्टेट है, तो वहां पे जिस तरीके से हमें रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि चाइना का इंटरवेंशन भी बहुत ज्यादा है इन आइलैंड स्टेट्स में, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम थ्रू, जैसे कि हम बात करें डायलॉग्स के थ्रू या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने रिलेशंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। अब हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान संघर्ष की। तो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति यहाँ पे केंद्र है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम पूरी तरीके से मैप को भी देखें और किस तरीके से ये सारे संघर्ष भारत के रहे हैं, इन सभी देशों का जनरली मानना ये है कि जो भारत की एक बिग ब्रदर इमेज यहाँ पे बनी हुई है और ऐसे में ये भी माना गया है, कई देशों ने यह आरोप भी लगाया है कि भारत जो है एक बिग ब्रदर के रूप में जो अपनी भूमिका इस क्षेत्र में निभाना चाहता है। वहीं पे
जो हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्र है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से ही है, यहाँ पे ये जानना जरूरी होगा कि इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सरगासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संघर्ष है, चाहे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कह लीजिए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स कह लीजिए, तो यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो बने। जैसे कि सबसे बड़ा इशू भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रहा है वो है पाकिस्तान को लेकर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से लेके 48 और 1965 के युद्ध से इस मसले का संविधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। और 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के जो दो हिस्से हो गए हैं, एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और दूसरी तरफ अक्साई चिन रीजन। तो एक हिस्सा जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना और उसमें भी जो अक्साई चिन रीजन है वो एक डिस्प्यूटेड रीजन रहा है। वहीं पे 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला जो है वो अब भी पूरी तरीके से अनसुलझा हुआ है। तो अगर हम बात करें सामरिक मसले जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और उसी के साथ साथ आर्म्स रेस यानी हथियारों की होड़ को लेके भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनतनी हमेशा बनी रहती है। वहीं पे 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए कि पूरे विश्व में एक चिंताजनक सिचुएशन यहाँ पे बन गई। तो आप देखेंगे जिस तरीके से आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट भी दोनों देश के बीचों में रहे हैं और जो एलओसी पे जो हो रहे घटनाक्रम है वो इस बात को दर्शाते हैं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जो दोनों देशों के बीच के रिलेशन है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाए। तो दोनों देशों के बीच में आप देखेंगे किस तरीके से हमेशा से इश्यूज रहे हैं। और एक और इशू है कश्मीर से रिलेटेड, वो है टेररिज्म का। टेररिस्ट एक्टिविटीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारी स्टेट है कश्मीर, इसमें जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं काफी हद तक बढ़ी हैं और ये आरोप है कि पाकिस्तान ने कश्मीर उग्रवादियों को हथियार, परीक्षण और धन देते हैं और भारत पर जो आतंकवादी हमले हुए हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी उन आउटफिट्स ने यहाँ पे ली है। वहीं पर 1985 से 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार और गोले बारूद जो है इस समय पाकिस्तान के द्वारा प्रोवाइड कराए गए। तो इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार, भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी पर जो है सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। वहीं पे 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद रहे। देखिए 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि अब भी कायम है। लेकिन कच्छ के रण में सरक्रीक की जो सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच अब भी मतभेद है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच के अगर रिलेशंस हम देखें तो इन सभी मामलों के बारे में और जिस तरीके से अभी भी जो करंट में रिलेशंस दोनों के बीच में अच्छे नहीं है। जब हम बात करेंगे इनके रिलेशंस की तो हम ऐसी एक्टिविटीज की बात करते हैं यहाँ पे टेररिज्म की। देखिए भारत में अगर भारत के नेताओं की हिस्ट्री देखी जाए तो कई ऐसी एक्टिविटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, चाहे वो बस सर्विस लेके आना हो या उसी तरीके से एक ट्रेड रिलेशन को स्टेबल करने की यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी हद तक पहल करी है। लेकिन हमेशा से ये जो संघर्ष की जो स्थिति है दोनों के बीच में जो इंस्टेबिलिटी यहाँ पे हमेशा क्रिएट रहती है वो अब भी कायम है। तो जिस तरीके से पूरा साउथ एशियन रीजन देखें और जिस तरीके से सबके साथ हमारे रिलेशंस रहे हैं, बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दे पर मतभेद है। वहीं भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों में भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन और भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जो जमावतों के समर्थन और भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से जो बांग्लादेश ने इनकार किया है, ये सभी एक टेंशन का इशू है। वहीं पे बांग्लादेश की सरकार का यह भी मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बिग ब्रदर की तरह यहाँ पे एक भूमिका निभाती है। वहीं पे विवादों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के कई मामले ऐसे हैं जहाँ पे सहयोग चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में अगर देखा जाए
तो दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशंस है, काफी मजबूत रहे हैं। तो बांग्लादेश भारत के पूर्व जो चलो की नीति का हिस्सा है, और इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क जो है, कम्युनिकेशन जो है, उसे साधने की बात यहाँ पे हम करते हैं। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर यहाँ पे एक दूसरे का सहयोग किया है, और इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों की पहचान कर तथा एक दूसरे की जो है जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरतार सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए। वहीं पे भारत और नेपाल के बीच जो है मधुर संबंध है, और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट, जैसे कि हमने बात करी फ्री बॉर्डर्स और वीजा से आ जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। वहीं पे जो हमारी गोरखा रेजिमेंट है, जिस तरीके से हमारी आर्मी में भी जो एक रेजिमेंट है नेपाली का, वो भी दोनों के रिलेशंस में बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पे लेके आता है। वहीं खास संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव काफी बार पैदा हुए हैं, और एक तरीके से यहाँ पे जो एक और मुश्किल दोनों देशों के सामने आती है वो होती है चीन की इंटरफेरेंस। चीन हम जानते हैं, चीन की पॉलिसी को हम जानते हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और जिस तरीके से दोनों से नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता उठाई है। वहीं पे जो हम बात करें माओवादी आंदोलन की, तो वो भी भारत के लिए एक चिंताजनक विषय बना हुआ है। देखिए, बॉर्डर्स जो है हमारे यहाँ पे नेपाल के साथ काफी शेयर होते हैं, और बिहार से लेकर जो एक विभिन्न प्रांतों में जो नक्सलवादी समूह का उभार हुआ है, वो भारत के लिए एक हमेशा से एक बहुत बड़ी टेंशन का सोर्स रहा है। नेपाल में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भारत की सरकार जो है नेपाल को अंदरूनी मामलों में दखल देती है, उसके इंटरनल मैटर्स में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस है, उससे भी जो है एक तरीके से रिलेशंस में इनस्टेबिलिटी आती है। वहीं पे जब हमने बात करी और देशों की, हमने श्रीलंका की बात करी। देखिए, श्रीलंका और भारत की सरकारों के जो संपदा में तनाव है इस द्वीप में जारी जातीय संघर्ष को लेकर, तो ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, और जिस तरीके से भारत ने श्रीलंका में हस्तक्षेप किया, तो वहां पे एक तरीके की नई चुनौती यहाँ पे शुरू हो गई कि किसी देशों में अगर रिलेशन स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, और ऐसे में ही कोई देश आके किसी के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर दे, तो वो एक चिंताजनक विषय हो सकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, तो वहां पे इंटरनल मैटर्स एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट इशू है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ भी भारत के हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, और भूटानी सरकार के साथ जो कोई बड़ा झगड़ा अब तक नहीं हुआ। वहीं पे टूरिज्म से रिलेटेड एक इशू हुआ था आज से फिलहाल 2 साल पहले। जो भूटान सरकार है उन्होंने ये चिंता जताई थी कि जो टूरिस्ट है बेसिकली जो कई देशों से आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इंडियन टूरिस्ट भी हैं, तो वो वहाँ की जगह पे जो स्वच्छता का और इनसे रिलेटेड जो ध्यान है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है भूटान के, वो ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा अगर रिलेशंस की बात करें, पॉलिटिकल रिलेशंस की, तो हमेशा से दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे रहे हैं। भारत भूटान में पतंजलि की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है, और इस हिमालय देश के विकास कार्यों के लिए भी सबसे ज्यादा अनुदान भारत से ही हासिल होता है। वहीं मालदीव की बात करें तो मालदीव के साथ भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन कभी कभार जो है काफी तनाव इन रिलेशंस में देखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मालदीव के कुछ लीडर्स की जो इंक्लिनेशन है वो चाइना के लीडर्स के साथ ज्यादा रही, और इस तरीके से भी मालदीव के साथ भारत के इशू काफी बार उभरे। और वहीं पे टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, टूरिस्ट की हम बात करें तो भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है, क्योंकि मालदीव्स जो हम भाई देखेंगे जिस तरीके से छोटा सा आइलैंड देश है, तो ये पूरी इकोनॉमी इनके टूरिज्म पे चलती है। तो वहीं पे जो टूरिज्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मालदीव के लिए। और आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी काफी मदद करी है, और भारत का आकार बढ़ा है और वह शक्तिशाली है। इसी वजह से अपेक्षा के छोटे देशों का
भारत के इरादों को लेकर शक करना कोई ये एक तरीके से कहा जाए लाजमी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत सरकार को जो है अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका मतलब एक तरीके से फायदा उठा रहे हैं। तो भारत नहीं चाहता है कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता किसी भी तरीके से पैदा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे बॉर्डर्स यहाँ पे कई देशों के साथ जुड़े हुए हैं और जितनी हमारी नजदीकियां हैं, तो किसी भी देश में कोई भी तरीके की अगर इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो उसका असर भारत पे देखने को पड़ सकता है। तो शांति और सहयोग की बात करें तो इन रीजन्स में कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं और पहचानते हैं। अगर हम बात करें सार्क की, तो सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन देखा जाए तो अभी करंट टाइम्स में सार्क जो है पाकिस्तान और इंडिया के मतभेद को रिलेटेड एक तरीके से पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल में पूरी तरीके से ये अच्छी तरीके से कहा जाए अपने लेवल पे जो काम कर सकती है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। और उसी के साथ साथ जैसे कि हमने देखा इसकी शुरुआत जो है 1985 में हुई थी, और यहाँ पे इसी के साथ साथ साफ्टा यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर भी जो है कई देशों ने जो यहाँ पे अपने दस्तखत दिए, और ये एक तरीके से बहुत बड़ी पहल समझी गई अपनी इकोनॉमीज को सभी देश जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने जाना किस तरीके से जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं, हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन से देश आते हैं। इन देशों की हमने हिस्ट्री जानी, किस तरीके से इतिहास में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, और साउथ एशिया क्यों जाना जाता है अपने लोकतंत्र के लिए। उसी के साथ साथ हमने जाने और डिस्कस करे कुछ ऐसी चुनौतियां जो कि भारत और इन देशों के बीच में समय समय पर उमड़ती रही। इसके साथ एंड करेंगे हम हमारे चैप्टर को यहीं पे। धन्यवाद।